के अंदर आदिवासी स्वतंत्र लीडरशिप रहेगा तो आदिवासी देश का धीरे धीरे शासक वर्ग बनेगा। ये बहुत गंभीर बात याद रखना। यदि आदिवासी समाज स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र आपका निर्णय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो भारत देश में आदिवासी भी शासक वर्ग धीरे धीरे बनता जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1951 में पूना पैक्ट का जो करार था वो आदिवासियों पर लागू किया और आदिवासी के नेता चुनने का अधिकार आदिवासियों को नहीं आपका खत्म कर दिया। आदिवासियों को केवल इलेक्शन का पावर दिया, सिलेक्शन का पावर नहीं दिया। इसलिए हम लोगों ने आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली बनाई है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। एक और उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है कि एक जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लग गई तो सभी जंगली जानवर, हाथी, शेर, ऐसे बड़े बड़े जानवर थे, वो आग से दूर, जंगल से दूर जाने लगे। तो एक चिड़िया थी, उसने चोंच में भर करके पानी ले जा करके आग बुझाने का प्रयास किया तो सभी जानवर हंस रहे थे। ऐसा कहानी लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में निपटा देता हूं। तो आपका चोंच में ले जाकर के आग बुझाने का प्रयास किया तो कई जानवर उस पर हंसने लगे। ये एक कहानी है, ये कोई सच नहीं है, पहले ध्यान रखना। कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझाने का तरीका है, ठीक है। फिर पहले इस तरीके की कहानियां होती थी, ऐसे कहानियां मैं कभी सुनाता नहीं हूं क्योंकि कहानियों में मेरा इतना ज्यादा आपका विश्वास नहीं है। खाली एक कहानी के माध्यम से एक उदाहरण है, उदाहरण को समझना है, क्या कहना चाहते हैं वो समझना है। तो वो चिड़िया है, वो चोंच में ले जाकर के पानी आपका आग बुझाने का प्रयास करती है तो सभी जानवर हैं वो इस पर हंसते हैं कि ये क्या कर रही है, इससे कोई आग बुझ जाएगी क्या। तो आपका बंदर भी हंसे, दूसरे जानवर भी हंसे। फिर हाथियों ने भी देखा कि ये चिड़िया क्या कर रही है। उन्होंने पूछा तो क्या कर रही है, तो मैं आग को बुझाने का प्रयास कर रही हूँ। आपके आग बुझाने से क्या, आपका चोंच में भर के पानी ले जाने से आग बुझेगी क्या। तो उस चिड़िया ने कहा कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, इस जंगल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम जंगल की आग बुझाने वालों में नहीं आएगा और मेरा नाम जंगल की आग बुझाने वाले में आएगा। ये कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। तो आदिवासियों के साथ में क्या क्या हो रहा है आज का, रतलाम का कौन सा इलाका, ग्रामीण का, उस इलाके में क्या हुआ आप सबने देखा। अभी बदनावर का उदाहरण देख लो, इसमें क्या हुआ आप सबने देखा। बुरहानपुर में क्या हुआ आप सबने देखा। नेमावर में क्या हुआ आप सबने देखा। गुना में क्या हुआ आप सबने देखा। महू में क्या हुआ आप सबने देखा। तो इस समय भी हम टिकट खेलेंगे तो हमारा नाम किस में आएगा, है? समाज को बर्बाद करने वालों में आएगा। और जो लोग समाज को बचाने के लिए इस जाजब पर बैठेंगे और इस समाज को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, उनका इतिहास समाज को बचाने वालों में आएगा। तो आप लोग अपना इतिहास क्या चाहते हो, आपका अपना इतिहास क्या चाहते हो आने वाली पीढ़ी में, समाज को बचाने वाले के समाज को तोड़ने और बर्बाद करने वाले में। समाज को बचाने में कौन कौन विश्वास करते हो, हाथ ऊंचा करो जरा। शपथ लीजिए आज के बाद हम लोग ये जो शासक वर्ग का जो आपका पार्टियां हैं उन लोगों को बाध्य करेंगे। क्या बाध्य करेंगे कि आपका आदिवासी इलाके के अंदर जितना भी मिनरल्स है उसमें जितनी भी कंपनियां लगी हुई हैं वो कंपनियों का रॉयल्टी या स्वामित्व, दो में से एक, या तो रॉयल्टी
या स्वामित्व आदिवासी को मिले, ये बात हम लोगों को आज के आने वाले समय में अपने मैनिफेस्टो में नंबर 1 पे रखनी चाहिए। ये जो सामाजिक कार्य यहाँ पर बैठे हुए नोट करिए ये बात, क्या कि शेड्यूल्ड एरिया के अंदर जो भी खनन का काम कर रही है कंपनियां, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उनका रॉयल्टी या मालिकत्व आदिवासी के हाथ में होना चाहिए। इसको जो भी मानेगा उसको हम वोट करेंगे, नंबर 1। दूसरी बात, जंगल का स्वामित्व शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आदिवासी के हाथ में होना चाहिए। जंगल उगाने का, जंगल को सुरक्षा करने का और जंगल को विकसित करने का। जंगल में जितने भी उत्पाद पैदा होते हैं, चाहे वो शहद हो, चाहे वो गोंद हो, चाहे तेंदुपत्ता हो, वो सारा आदिवासी के हाथ में होना चाहिए। ये दूसरा मुद्दा हम लोगों को अपने मैनिफेस्टो में लिखना चाहिए। ये जो सामाजिक संगठन, चाहे जयस हो, भील सेना हो या भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, कोई भी यह काम कर रहे हैं, ये 2 मुद्दे सबसे आगे रखने। क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ या ना तो बोल सकते हो? ओके। तीसरी बात, हमारे इलाके के अंदर शेड्यूल्ड एरिया के अंदर 45% आरक्षण है, 45%, और हमारी संख्या कितनी है? 73%। तो हमारा वहां पर आरक्षण 73% की भी मांग हो रही है और ज्यादा की भी मांग हो रही है। और आपको कितना मिलता है? 21%। तो आप लोगों की तो संख्या ज्यादा है, तो आपको तो ज्यादा मिलना चाहिए। तो तीसरा बिंदु इस चुनाव के अंदर आपको बोलना है, ये स्टैम्प पेपर पर लिखो। तीसरा बिंदु क्या लिखवाना है कि शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आपका लोक संख्या के अनुपात में आरक्षण या में लिखना है, क्योंकि हम वहां वही मांग कर रहे हैं, या अनुच्छेद 244(1) की मूल भावना अनुरूप आरक्षण देना होगा। ये जो बात रखेगा उसको हम लोग वोट देंगे। कितना मुद्दा हो गया? 3। नंबर 4, आदिवासी इलाके के अंदर, शेड्यूल्ड एरिया के अंदर तमाम प्रकार का अंग्रेजी दुकानें बाहर होनी चाहिए। अंग्रेजी शराब की दुकान समझ में आया? शेड्यूल्ड एरिया के अंदर, शेड्यूल्ड एरिया यानी आदिवासी इलाका, अनुच्छेद 244(1) का इलाका, उसके बाहर एक भी शेड्यूल्ड एरिया के अंदर अंग्रेजी शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। और 5वीं बात, आदिवासी संस्कृति के विरोध में काम करने वाले तमाम संगठन पर पाबंदी होनी चाहिए। तमाम संगठन आदिवासी संस्कृति के विरोध में काम करने वाले तमाम संगठन, चाहे वो किसी के भी हो, उन पर पाबंदी, बैन होना चाहिए। और 6ठी बात, शेड्यूल्ड एरिया के अंदर चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये मांग हमको करना है। ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है, ईवीएम भी तो मशीन है। अरे यहाँ बैठ करके, धरती पर बैठ करके चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर आपका जो क्या कहते हैं उसको, उपग्रह, सैटेलाइट, वो संचालित हो सकता है, तो दिल्ली में बैठ करके ईवीएम संचालित नहीं हो सकता। ये बात समझनी होगी। और आज की तारीख में देश भर में बड़ा मूवमेंट चल रहा है ईवीएम बैन का, उसको हमें समर्थन करना चाहिए। 6 मुद्दे हो गए। सातवां और अंतिम मुद्दा, शेड्यूल्ड एरिया में जितने भी टोल टैक्स है, शेड्यूल्ड एरिया में जितने भी टोल टैक्स है, वहां आदिवासियों का टोल फ्री होना चाहिए। शेड्यूल्ड एरिया के अंदर जितने भी टोल टैक्स है रोड पर,
वो आदिवासियों के लिए टोल फ्री होना चाहिए, उसके लिए इंडिजिनस कार्ड होना चाहिए। और इंडिजिनस कार्ड बताया, टोल फ्री। कितने मुद्दे हो गए? 7। ये 7 मुद्दे अभी भाई लोकेश भाई और आप जो भील सेना वाले शंकर भाई और जो भी संगठन करता है यहाँ पर, अब इवन आपका डामोर सर, आपके भाई राय साहब और डामोर सर, जितने भी आप लोग साथी है, कामत सर, आप लोग ये कंप्लीट आपका ये मुद्दे लिख करके तैयार रखिए स्टाम्प पेपर पर, 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख कर रखिए। और जो भी लोग संगठन के नाम पर स्टाम्प खरीदी और जो भी लोग इस पर साइन करते और आपका वीडियो बना करके समर्थन करते, इसके अलावा किसी को भी क्या वोट नहीं करना। हम भले आपका क्या कहते हैं नोटा को कर दो, लेकिन ऐसे समाज के विरोधी लोगों को, समाज को बर्बाद करने में काम करने वाले लोगों का समर्थन करने वाले लोगों को हरगिज अब हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि आज हमारा मध्य प्रदेश, आज आपका महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इस पूरे बेल्ट के अंदर हमारा बहुत बड़ा सामाजिक जन जागरण चल रहा है। क्या जन जागरण चल रहा है कि हमारा भील प्रदेश बनना चाहिए। तो क्या आप लोग इसका समर्थन करते हैं? बहुत अच्छी बात है। ये क्यों, ऐसा क्यों मैं कह रहे हैं? तो देश आजाद होने से पहले भी भील टेरिटरी का अपना नक्शा था और हमारे देश के अंदर भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बने। गुजरात का देख लो, महाराष्ट्र का देख लो, और कोई राज्य, पंजाब को देख लो। ये जो आपका राज्य है वो भाषा के आधार पर बने। तो भीली भाषा का क्या हुआ भाई? भीली बोली का क्या हुआ भाई? उसके आधार पर क्यों नहीं हुआ? तो ये बात हमें आगे बढ़ानी है। और एक बात ध्यान रखो कि भील एक ऐसी कम्युनिटी है, भील प्रदेश ही क्यों बोल रहे हैं इसके लिए समझा रहा हूं। भील एक ऐसा कम्युनिटी है जो उनके शास्त्रों में भी इंसान के रूप में नाम है। रामायण में देख लो, महाभारत में देख लो, और अन्य शास्त्र देख लो, इनमें भीलों को इंसान के रूप में दिखाया है। और तमिल भाषा को संस्कृत से भी पुरानी भाषा मानते हैं और तमिल भाषा के अंदर भी भीलों का उल्लेख है। सिकंदर के आक्रमण के जमाने में भी भीलों का उल्लेख है, ठीक है। और दूसरे आदिवासी थे, उनको शास्त्रों में जानवर दिखाया, किसी को रीछ दिखा दिया, किसी को बंदर दिखा दिया, किसी को राक्षस कह दिया, किसी को भालू कह दिया, आप सब जानते हो, किसी को कौवा कह दिया, किसी को गिद्ध कह दिया। वो रामायण में आप रेफरेंस देख सकते हो। लेकिन भील को इन्होंने इंसान ही दिखाया। और ऐसा क्यों किया यह आप सब जानते होंगे कि जिस इलाके से वो लोग आए थे तो सबसे पहले उनको भील टेरिटरी में ही वो प्रवेश हुए थे और भील इलाके में ही आए थे, इसलिए भीलों को इन्होंने इंसान के रूप में दिखाया। अब आज की तारीख में हमारे मध्य प्रदेश में हम देखते हैं तो 1931 का सेंसस, 1931 के सेंसस में जनगणना में लिखा है कि गया है कि बिलाला, बारेला, मानकर, पटलिया और एक और कोई था, यानी 5-6 ये समाज हैं, वो भील के सब क्लास हैं, भील के सब क्लास है, उपवर्ग है, ये लिखा हुआ है। मैं राजस्थान में हमारे इलाके में जो मीणा भाई है, उन्होंने एक मेरे को सवाल रखा ग्रुप मीटिंग में।
कि यार तुम्हारे भीलों का तो बहुत सारा संस्कृति भी है, भाषा भी है, पहनावा भी है, आपका आभूषण भी है, वाद्य यंत्र है, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है कि हम हमारे समाज को ये बातें कैसे सिखाएं। उन्होंने मेरे को ऐसा सवाल किया तो मैंने उनको जो उदाहरण दिया वो आपके सामने समझाना चाहता हूँ। मैंने उनको सवाल करा कि 11वीं 12वीं शताब्दी में मीणा राजा थे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिए। 11वीं 12वीं शताब्दी में मीणा राजा थे। उससे पहले मीणा राजा थे, उसका क्या उदाहरण है? उससे पहले मीणा यहाँ रहते थे, उसका उदाहरण क्या है? तो वो कहते हैं मत्स्य जनपद था। तो मत्स्य से मीणा कैसे हो गई भाई? ऐसा मैंने पूछा। और जो मत्स्य लिखा है वो तो किताब में लिखा हुआ है। पुरातात्विक प्रमाण क्या है? पुरातात्विक प्रमाण का मतलब जमीन के अंदर कोई चीज निकली, कोई सिक्का निकला, कोई शिलालेख निकला जिसके ऊपर आपके समाज का कोई प्रमाण है तो बताइए। तो वो तो निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। फिर मैंने एक उदाहरण दिया कि आपका टोंक देख लो, आपका डोसा देख लो। इस इलाके में मंदसौर से लगा करके दिल्ली तक मालव गण संघ के सिक्के मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। तो ये मालव गण संघ कौन था? ये उनसे मैंने सवाल किया, मालव गण संघ कौन था? तो उनको पता ही नहीं। फिर मैंने बताया उनको मालव गण संघ से ही आपका मीणा कम्युनिटी का नामकरण हुआ है। ये बात मैंने बताई तो उन्होंने रिसर्च किया और वो सही स्थिति पर पहुंच गए। आज की तारीख में ये मीणा भाइयों का भी जन जागरण तेज गति से होने लगा है। अब तो वो शादी का कार्ड तक बदल दिए। अपना जो शादी का कार्ड है उसी कार्ड कैसे अभी वो शादी कर रहे हैं। अभी इधर से पुजारी बुला रहे हैं कि हमारा पूजा विधान के लिए आप लोग पधारिए, और ये भी हो रहा है। बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 12वीं शताब्दी से पहले भील के अलावा यहाँ पर दूसरे नाम कहाँ हैं? कहाँ है? बारेला नाम कहाँ है? बिलाला नाम कहाँ है? मानकर नाम कहाँ है? पटलिया नाम कहाँ है? ये बात कई लोगों को बुरी लगी, लेकिन ये मैं क्यों कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों कहना चाहता है? बहुत बड़ी बात है। आदिवासियों के अंदर ऊंच नीच नहीं होता। मैं ऊंचा, तू नीचा, तू नीचा, तू नीचा, ये नहीं होता। नंबर 1, आदिवासियों में छुआछूत नहीं होती। नंबर 2, नंबर 3, आदिवासियों में श्रेणीकरण नहीं होता। नंबर 4, आदिवासी समुदाय होता है, कोई जाति नहीं होता, और वो गणतंत्र के आधार पर होता है। यदि मध्य प्रदेश के अंदर भील भिलाला पटलिया बारेला के बीच छुआछूत बंद नहीं हुआ, स्तरीकरण बंद नहीं हुआ, श्रेणीकरण बंद नहीं हुआ, ऊंच नीच का भाव खत्म नहीं हुआ, आप लोग जो जाति के रूप में बदल रहे हो वो रुका नहीं, तो आप लोग आदिवासी नहीं रहोगे, आप लोग जाति में बदल जाओगे। ये बात ध्यान रखो। इसलिए ये जो बात मैंने बोली है आपके समर्थन में बोली है, आपके नुकसान के लिए नहीं बोली है। इसका उदाहरण देना चाहूंगा। ये गुजरात हमारे पड़ोस में, मेरा खुद का तहसील सिमलवाड़ा